जय भारत जय संविधान सभी साथियों को। और आज हम पढ़ेंगे राष्ट्र अध्यक्ष प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक प्रेसिडेंट होगा, अर्थात भारत का एक राष्ट्राध्यक्ष होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि 1000 तलवारों से ज़्यादा ताकत एक कलम में होती है। तो उसी कलम के बारे में हम बातचीत करेंगे कि वो जो कलम की ताकत, सबसे अधिक पावर किस व्यक्ति में होती है। जो इतने भी पूरा जो स्ट्रक्चर है, मंत्रिपरिषद है, जितने भी नियुक्ति करते हैं, बड़े बड़े पदों की जो नियुक्ति करते हैं, जैसे कि सीजीआई है, किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, उनकी भी नियुक्ति करते हैं। मतलब कि इतनी बड़ी पावर है, वो भी एक सिग्नेचर से और कलम से ये सब होता है। तो हम उस कलम की ताकत के बारे में जिक्र करेंगे कि एक प्रेसिडेंट की, एक राष्ट्राध्यक्ष की पावर कितनी है, ताकत कितनी है रखते हुए। तो आज उनके बारे में पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ, अर्थात एक भारत के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनकी, राष्ट्राध्यक्ष की क्या क्या शक्तियाँ हैं। संविधान द्वारा ये प्रदत्त है, संविधान में ये लिखित है और संविधान ने ये अधिकार उनको दिया है कि उनकी जो शक्तियों को 6 भागों में बांटा गया है, जैसे कि कार्यपालिका शक्ति, सैनिक शक्ति, कूटनीतिक, विधायिका, न्यायिक शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। ये कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो उनके बारे में बताता है। अब इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। जो अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि कार्यपालिका शक्ति के बारे में, इसमें आगे लिखा है कि भारतीय गणतंत्र का प्रधान, राष्ट्राध्यक्ष के बारे में बताया गया है कि भारत का जो एक राष्ट्राध्यक्ष है वो भारतीय गणतंत्र का प्रधान होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 77 में बताया गया है कि राष्ट्राध्यक्ष के नाम से जानी जाती है, मतलब कि उनके जो भी कार्य होंगे वे सभी कार्य राष्ट्राध्यक्ष के नाम से जाने जाएंगे। तो ऐसा उसमें प्रावधान है, ऐसा बताया गया है। तो आगे हम देखते हैं नियुक्तियाँ संबंधी अधिकार। एक राष्ट्राध्यक्ष के नियुक्तियाँ संबंधी अधिकार कौन कौन से होते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष किन किन व्यक्तियों की नियुक्तियाँ कर सकता है। इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्तियाँ, ठीक है, और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य व्यक्तियों की नियुक्तियाँ, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्तियाँ भी जो राष्ट्राध्यक्ष है वही करते हैं। उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, इन सभी की नियुक्तियाँ भारत के राष्ट्राध्यक्ष ही करते हैं। आयोग, ऑफिशियल कमीशन के सदस्य, अनुसूचित व आदिम जातियों के लिए विशेष अधिकारी, इन सभी की जो नियुक्त करते हैं वे प्रेसिडेंट ही करते हैं। अनुसूचित व पिछड़े वर्गों के लिए आयोग, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी, इन सभी की जो नियुक्तियां हैं या ये जो भी प्रक्रिया होगी वे सभी प्रेसिडेंट के अंडर में ही होगी, उन्हीं के सिग्नेचर होंगे, वे उनकी नियुक्तियाँ करेंगे। आगे हम सैनिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट की सैनिक शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। इसमें लिखा है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, जैसे कि जल सेना, थल सेना और वायुसेना, तीनों के सर्वोच्च अधिकारी जो होते हैं भारत के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। अब इसमें आगे है युद्ध घोषित करने व शांति स्थापित करने की शक्ति। ये भी जो घोषणा होगी ये मंत्रिपरिषद की मंत्रणा से या फिर उनकी सलाह से, मीटिंग करने से, बैठक से, उसके पश्चात ही ये सब घोषणा राष्ट्राध्यक्ष कर सकते हैं। अब आगे इसमें लिखा है कि कूटनीतिक शक्तियाँ, जो तीसरी जो शक्तियाँ है वो कूटनीतिक शक्तियों के बारे में चर्चा है इसमें। आगे इसमें है कि अन्य देशों के लिए राजदूत नियुक्त करने की शक्ति। जो हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वे किसी भी देश में राजदूत नियुक्त कर सकते हैं, जैसे कि बांग्लादेश में अमेरिका, एक है हमारा USA, चाइना, इन सभी में राजदूत होते हैं जो वहाँ के देश की हालचाल जानकारियों को भारत में बताते हैं, वहाँ पर क्या स्थितियाँ हैं उनके बारे में नज़र रखते हैं, वहाँ के जो अखबारों में क्या लिखा गया है और क्या क्या उनके समुदाय हैं उस देश की जो भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थितियाँ क्या क्या है, क्या उनमें परिवर्तन हो रहा है और आगे उनका क्या प्लान है, इस तरह के बारे में राजदूत जानकारी रखता है, जो भारत के
जो आयोग होता है उनको, भारत के जो अधिकारी होते हैं उनसे ये बताते हैं, ठीक है ना। जैसे कि विदेश मंत्री होते हैं, विदेश सचिव होते हैं, उनको ये जो भी जब भी ज़रूरत होती है तो वो बताते रहते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर इतना डेवलपमेंट है, भारत इतना पीछे है, इस तरह से, ठीक है ना। तो अब इसमें आगे है संधि व अंतर्राष्ट्रीय समझौते राष्ट्र अध्यक्ष के नाम से। जो भी अगर संधि होगी या अंतर्राष्ट्रीय समझौते होंगे वे भारत के प्रेसिडेंट के नाम से ही होंगे, उन्हीं के सिग्नेचर होंगे तभी वे मान्य होंगे। इस तरह की चीज़ें उन्हीं के दायरे में सभी चीज़ें होती है। आगे इसमें हम पढ़ेंगे आगे विधायी शक्ति, मतलब कि लेजिस्लेटिव पावर क्या है। अब लेजिस्लेटिव पावर भी बहुत रोल निभाती है इसमें। अब हम यह है आर्टिकल 87 का फर्स्ट, इसमें लिखा है कि प्रत्येक सत्र के आरंभ में राष्ट्र अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करता है। अगर प्रत्येक सत्र होता है उसके आरंभ में राष्ट्र अध्यक्ष दोनों ही सदन हैं और उनको संयुक्त सत्र, मतलब कि दोनों ही सदनों को आहूत कर सकता है, उनको संबोधित कर सकता है, उनको उनके सरकार की जो नीतियाँ है, भावी कार्यक्रम है, उनके बारे में वो बताते हैं कि हाँ भाई इस तरह के हमारे फ्यूचर के प्लान हैं, सरकार ये कर रही है। तो सरकार के ही जो मंत्रिपरिषद होती है उन सरकारी के ही जो भाषण होता है वो उन्हीं के द्वारा लिखित होता है जो सरकार में रहता है। अब आर्टिकल 86 में लिखा है कि व्यक्तिगत अभिभाषण नहीं बल्कि मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। ये जो अभिभाषण होता है, प्रेसिडेंट जो होते हैं अपने मन से सरकार की आलोचना नहीं करते हैं, जबकि ये जो मंत्रिमंडल ही उसको लिखती है और फिर उसको वहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वहाँ पर उनको बोलते हैं। अभिभाषण उनके द्वारा होता है, मंत्रिमंडल लिख कर जो देती है उनको। ये आर्टिकल 86 में बताया गया है। और आर्टिकल 87 का फर्स्ट में लिखा है कि जो राष्ट्राध्यक्ष है संसद के दोनों सत्रों को संबोधित करेंगे। अब इसमें आगे है कि संसद का सत्र आहूत या प्रारंभ करने की शक्ति प्रेसिडेंट में है, उसका सत्रावसान भी करने की प्रेसिडेंट में पावर है। इसमें एलएस का मतलब है लोकसभा, मैंने शॉर्ट में लिख दिया एलएस मीन्स लोकसभा का विघटन करना। लेकिन अनुच्छेद 85 का 1 ये कहता है कि संसद का एक सत्र की अंतिम बैठक व आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियुक्त तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन दो तारीखों के बीच में 6 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो लोकसभा जो प्रेसिडेंट है उसमें लोकसभा को विघटन करने की भी शक्ति दी गई है, लेकिन कंडीशन भी लगा दी है। 85(1) में ही कंडीशन है कि संसद सत्र की अंतिम बैठक, ठीक है, और आगामी जो सत्र होगा उसकी प्रथम बैठक के बीच में 6 महीने का जो 6 महीने है मास है उनका अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अनुच्छेद 111 हम देखते हैं। इसमें लिखा है कि विधेयक अगर कोई भी विधेयक है संसद में पुनः पारित हो तब राष्ट्र अध्यक्ष हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। ये उनकी थोड़ा सा ड्रॉबैक है एक तरह का, उनको अधिकार इसमें नहीं दिया गया है, क्योंकि जो भी संसद है उसको उन्होंने दोबारा सलाह मशवरा किया है, डिबेट किया है, तब वो जाके संसद से दोबारा राष्ट्राध्यक्ष के पास आया है, तब उनको वे सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होते हैं, उनको सिग्नेचर करने ही होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे प्रावधान भी है संविधान में जो इसमें बताया गया है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 108 यह साधारण विधेयक के संबंध में क्या है, साधारण विधेयक के संबंध में। इसमें लिखा है कि दोनों सदन असहमत संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार, कि अगर कोई भी दोनों सदन हैं जैसे लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल पर असहमत हैं, उनकी राजामंदी नहीं बन रही है, तो प्रेसिडेंट उन दोनों सदनों के लोगों को बुला सकते हैं और आपस में सलाह मशवरा कर सकते हैं जिससे कि उनमें आपस में सहमति बने, एक टकराव की स्थिति पैदा ना हो। तो समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनमें आपसी सहमति बनाने के लिए ये सब इस अनुच्छेद में बताया गया है कि अनुच्छेद 108 में कि राष्ट्र अध्यक्ष को ये पावर है कि दोनों ही सदनों को वो बुला सकते हैं, उनमें सहमति या असहमति को दर्ज कराकर कोई नया सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि अनुच्छेद 3 देखते हैं। अनुच्छेद 3 में लिखा है कि नए राज्यों के निर्माण, जो राष्ट्राध्यक्ष है उनमें ये भी पावर है कि नए राज्यों का यदि निर्माण करना हुआ, वर्तमान राज्यों के राज्य क्षेत्रों
यदि वर्तमान राज्य है उनके राज्य क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने के लिए कोई विधेयक राष्ट्र अध्यक्ष की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता। यदि अगर कोई भी विधेयक है, इस पर अगर कोई चर्चा चल रही है, तो राष्ट्र अध्यक्ष अपना विधेयक पेश करेंगे, ठीक है ना। तो उनकी सिफारिश मानी जाएगी, तब जाकर वो संसद में पेश किया जाएगा, उससे पहले नहीं। तो ये प्रेसिडेंट की पावर है कि जैसे कि ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के 4 राज्य बनेंगे, तो उसके लिए जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें भी जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्र अध्यक्ष है, उन्होंने कोई विधेयक लाए होंगे, वे उस विधेयक लाने पर चर्चा होगी संसद में, फिर उसके बाद ये इसको अमली जमा पहनाया जाएगा। तो ये एक तरह का प्रोसेस है, जो प्रोटोकॉल है, इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। अब इसको एक बार और देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि नए राज्यों के निर्माण, यदि कोई नए राज्य का निर्माण करना है, जैसे कि तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया है इस तरह से, और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, वर्तमान राज्य में जैसे कि हमने उत्तर प्रदेश माना है, उनकी सीमाओं यानी कि सीमाएँ, उनकी जो सीमाएँ घटानी है, बढ़ानी है, उसमें जो भी हेर फेर करना है, नामों को बदलने के लिए, यदि उनका नाम हमें इंटरचेंज करना है, उनका नाम बदलना है, उसके लिए भी कोई विधेयक राष्ट्र अध्यक्ष की सिफारिश के बिना, मतलब कि राष्ट्र अध्यक्ष अपनी सिफारिश देंगे या फिर सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो संसद में पेश नहीं किया जा सकता। ऐसा इसमें प्रावधान बताया गया है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 304 के ख। इसमें ये बताया गया है कि कोई जैसे कि व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता पर निर्बंधन मीन्स रोक लगाने वाला राज्य का कोई भी विधेयक राष्ट्र अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता। इसमें खास तौर पे ये बताया गया है कि यदि कोई राज्य अपने नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं, व्यापार करने की स्वतंत्रता को रोक लगाता है, उनको छीनता है, या फिर वाणिज्य की स्वतंत्रता, अगर कहीं पर भी कोई अपने जो व्यापार करना है इस तरह से, उसकी स्वतंत्रता पर रोक लगाता है, तो राज्य इस तरह के जो प्रावधान है वो अपने राज्य विधानमंडल में पेश नहीं कर सकता। यदि वो करेगा तो पहले राष्ट्र अध्यक्ष की अनुमति लेनी होगी, यदि नहीं ली तो वो नल एंड वॉइड कहलाया जाएगा। ये शून्य करार दिया जाएगा कि वो कोई राज्य अपने नागरिकों के अधिकारों को छीन रहा है इस संबंध में, ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 108 का 3। इसमें बताया गया है कि राज्यसभा के लिए 12 नाम निर्देशित कर सकते हैं जो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, ये 12 नाम निर्देशित कर सकते हैं, जैसे कि जो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से संबंध रखते हो, ठीक है। किन किस से संबंध रखते हो? साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। जो प्रेसिडेंट है वो 12 नाम इस तरह के राज्यसभा में निर्देशित कर सकते हैं। उनको चुन सकते हैं कि इन्होंने समाज सेवा, इनका समाज सेवा में काफ़ी नाम है, तो समाज से रिलेटेड जो भी अगर इनके दिमाग में कोई भी चीज़ें विचार उत्पन्न हुआ है या कोई भी चीज़ें मसौदा तैयार करके वो राज्यसभा में पेश करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इस बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि वो अपने इंटेलेक्चुअल चीज़ों का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो राज्यसभा में पेश करेंगे, फिर वो लोग उसको चर्चा करेंगे, हाँ भाई ये बिल बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद वो लोकसभा में भी जा सकता है। तो इस तरह का वो एक तरह का एक्ट भी बन सकता है, इस पर कानून भी बन सकता है, एक नया विचार आएगा। तो इस तरह के जो प्रेसिडेंट है 12 नाम ऐसे चुन सकते हैं जो साहित्य से संबंधित रखते हो, लिटरेचर से, कला से संबंध रखते हो, विज्ञान से, और समाज सेवा, जिन्होंने समाज सेवा की हो, ठीक है। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 331। इसमें लिखा है कि 2 एंग्लो इंडियन, लेकिन अब नहीं। कहा जाता है कि ये जो प्रावधान है मतलब कि ये पहले था लेकिन अब ये ऐसा नहीं है, ऐसा इसमें बताते हैं। लेकिन इसमें भी संविधान संशोधन हुआ है। अब आपको ये बताना है कि किस संविधान संशोधन के तहत 2 एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था कि भारत में अगर कोई विदेशी व्यक्ति है, जैसे कि ब्रिटिश कॉलोनी का है और वो भारत में रहता है और वो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है, तो यदि उनकी इच्छा है तो तो प्रेसिडेंट उनको बना सकते हैं।
लेकिन देखने में आया है कि उनकी कोई इच्छा ही नहीं होती है, प्रेसिडेंट भी नाम ये खाली पद चला जाता है। तो इसलिए इस चीज़ को इसको एक ख़त्म कर दिया गया है कि एंग्लो इंडियन नहीं चुनेंगे। अब इनकी जगह एक कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, आप इसको सर्च करके बता सकते हैं कि किस संविधान संशोधन के तहत ये प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक है, तो आपके लिए एक ही ये वर्क है, आप उसमें कैप्शन में डाल सकते हो, बता सकते हो। और बाकी मैं इसके बारे में भी और वीडियो बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे आप इसको बताओगे मुझको, देखोगे। आगे हम देखते हैं अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। जो हमारे प्रेसिडेंट है, जो अध्यादेश है, उसको अध्यादेश को ला सकते हैं, प्रख्यापित कर सकते हैं। लेकिन अध्यादेश जारी करने का अधिकार मंत्रिपरिषद के सलाह पर होगा। जो प्रेसिडेंट है वो कोई अध्यादेश लाते हैं तो अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार होगा प्रेसिडेंट का, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होगा, उनकी बिना सलाह के कार्य नहीं होगा। दूसरा, जो अध्यादेश होगा उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। बहुत सी बार देखा जाता है कि जो प्रेसिडेंट अध्यादेश लाए हैं तो ये एक तरह की फेथफुलनेस के लिए भी लाया जाता है कि गुडविल होती है, यानी कि एक अच्छी भावना होती है, गुड फेथ होता है उसमें। तो इसके लिए भी ये पावर दी गई है। इसके जो सुप्रीम कोर्ट में भी केस जाते हैं कि जो अध्यादेश लाने की जो प्रेसिडेंट की पावर है ये इसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंट जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इस तरह की चीज़ें भी होनी चाहिए। देश में विपत्ति आ जाए, अचानक इस तरह की आकस्मिक परिस्थिति आ जाए, उनसे निपटना पड़े जो हमारे देश को, और उसको जब संसद बैठे तो जब संसद बैठेगी, संसद का सत्र शुरू होगा, उतने ही देश को कितनी नुकसान भी हो सकता है, कितनी हानि हो सकती है। जैसे कि कोरोना काल में कोई भी आदेश पारित करना हुआ तो वहाँ पर उस समय हर एक दिन, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन रूल चेंज होते जाते थे, मतलब कि परिस्थितियाँ विकट आ जाती थी। तो जिसके कारण जो प्रेसिडेंट को अधिक अध्यादेश पारित कर लोगों को बताना पड़ता था, समझाना पड़ता था कि जो सरकार है, सरकार के माध्यम से ये चीज़ें, मंत्रिपरिषद के माध्यम से ये चीज़ें होती थी, और जो भी एक ज़रूरी भी था। अगर वो नहीं होता, ये प्रोसेस नहीं होता, जिसका आर्टिकल 1, 2, 3 कैंसिल हो गया, तो जो देश में बाढ़ आ जाए, आपातकालीन ऐसी स्थिति आ जाए, और जो लोकसभा का, राज्यसभा का, जो संसद का सत्र है ये ना बैठे, तो उसको बैठने में कम से कम 2 महीने का समय हो। और बड़ा आदेश कौन देगा? जो हमारी जो कार्यपालिका शक्ति के जो हेड है, ये जो प्रेसिडेंट को माना गया है, तो प्रेसिडेंट ही आदेश देंगे तभी काम चीज़ें आगे होगी। तो इस संबंध में ये चीज़ें अब नल और वॉइड नहीं है। एक तरह से जो संविधान विशेषज्ञ थे उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से ये सोच समझकर इसको आर्टिकल को डाला है, इसमें 1, 2, 3 को। ठीक है, तो इसमें आगे इसमें देखते हैं कि जो इसमें ये कारण दिया गया है कि ये मूल अधिकारों का हनन भी होता है इससे, अध्यादेश पारित करने से। कारण ये है कि इसमें ये भी बताया गया है कि यदि किसी का मूल अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, तो ये नल एंड वॉइड भी कहलाए जा सकते हैं, नल एंड वॉइड भी हो सकते हैं। यदि किसी का मौलिक अधिकार नहीं होता है कि और बहुत से लोगों की जान बचाने के लिए ये अध्यादेश लाए जा रहे हैं, तो ये वैलिड हो गए, ना कि शून्य हो गए। इसमें लिखा है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर से निपटने की शक्ति संसद और राष्ट्राध्यक्ष द्वारा पारित व निर्देशित अध्यादेश, ठीक है, और बाकी अगर नहीं है तो वो शून्य करार दिया भी जा सकता है। ठीक है, इसमें महत्व क्या है इसका? राष्ट्र अध्यक्ष व संसद के अध्यादेश, ठीक है, दोनों ही समान हैं। इसका महत्व ये है कि जो प्रेसिडेंट की पावर होगी और बाकी जो भी अध्यादेश हैं वो संसद पारित कर रही है, उन्हीं के समान इसकी भी बराबर पावर होगी। ऐसे नहीं कि अनइक्वल होगी, पावर समान है। एक अकेला व्यक्ति जो प्रेसिडेंट है वे अपने सिग्नेचर करेंगे, अध्यादेश पारित कर देंगे, और जो संसद होगी, संसद में बाकायदा चर्चा होगी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन अपने तर्क रखेंगे, उनके बराबर की ही पावर इसमें दी गई है आर्टिकल 1, 2, 3 में जो प्रेसिडेंट है उनको। इसमें आगे बताया गया है कि अध्यादेश वापस लेने का अधिकार किसी भी समय, एट एनी टाइम, ठीक है, किसी भी समय पर प्रेसिडेंट उस अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं।
बाय चांस ऐसा हुआ कि जिस कंडीशन को सुधारने के लिए यह अध्यादेश पारित किया गया था, वो अध्यादेश गलत सूचना प्रेसिडेंट को दी गई और वो सुधार ली गई कुछ ही समय बाद, ठीक है ना, और उसको ये वापस भी लिया जा सकता है, जिससे कि कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना ना हो और जो सरकार का जो धन है, वो राजकोष है, वो अपव्यय ना हो, उसका फिजूल खर्ची ना हो, तो इसके लिए भी इसको वापस भी लिया जा सकता है। ऐसे इसमें प्रावधान इसमें बताया गया है। आगे है इसमें आगे हम देखते हैं कि क्षमादान की शक्ति, प्रेसिडेंट की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में 72 में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को दंड दिया गया है, किसी व्यक्ति के दंड को प्रेसिडेंट क्षमा कर सकते हैं, मतलब कि उनको क्षमादान दिया जा सकता है। पर विलंबन रिप्रीव भी कर सकते हैं, ठीक है, उनकी जो सज़ा है उसको पर विलंबन मतलब कि टाल भी सकते हैं, उस पर रोक भी लगा सकते हैं, विराम चिन्ह जिसको हम कहते हैं हिंदी में कि रोक देना अंतिम अपना, यानी कि उसको वहाँ पर, जैसे कि किसी को फांसी होनी थी 12 बजे, आज रात 12 बजे किसी को फांसी होनी थी या कल होनी थी, तो उसको रोक लगा दिया, स्टे लगा दिया कि विराम दे दिया कि अभी नहीं, फिर कभी इसके बारे में फैसला लेना, तो यह दोबारा जुडिशियल रिव्यू करके देखना। इस तरह से रिमिशन भी कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के जो दंड है, सज़ा दी गई है, उसको उनको परिहार कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि उनकी सज़ा को कम भी किया जा सकता है। निलंबन मतलब कि उनकी सज़ा को ख़त्म भी किया जा सकता है। लघुकरण कॉम्यूट मतलब कि उनकी जो सज़ा है, जैसे कि किसी व्यक्ति को 30 साल की सज़ा दे दी है, तो उनकी सज़ा को कम भी किया जा सकता है। जो प्रेसिडेंट है अपने विवेक से ये फैसला ले सकते हैं। अब इसमें कुछ निम्न शक्तियाँ भी दी गई हैं, ठीक है। इसमें बताया गया है कि यदि दंड अथवा दंडादेश सैन्य न्यायालय ने दिया हो, जैसे कोर्ट मार्शल होता है, तो कोर्ट मार्शल में भी अगर कोर्ट मार्शल के द्वारा किसी व्यक्ति को सज़ा दे दी गई है, तो प्रेसिडेंट उस सज़ा को निलंबित भी दे सकते हैं, मतलब कि उनको क्षमा भी कर सकते हैं। तो ऐसी प्रेसिडेंट की पावर है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो पावर है, जो आर्टिकल 161 जो हमारे राज्य के राज्यपाल होते हैं, उनको ये पावर नहीं है, ये अंतर दिया गया है, ठीक है। हालांकि उनको उनकी जो शक्तियाँ हैं कुछ मामलों में सीमित कर दी गई हैं, ठीक है। आगे इसमें बताया कि यदि दंड विधि के विरुद्ध है, उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट अनुच्छेद 72 का प्रयोग करके उनको क्षमादान दे सकते हैं, उनकी सज़ा को कम कर सकते हैं। उस फांसी की सज़ा है जैसे उसको रोक सकते हैं, उस पर पुनः दोबारा कह सकते हैं कि इसको फिर कभी देना, दोबारा निर्णय लेने के लिए क्षमा भी कर सकते हैं। ऐसे भी प्रेसिडेंट की पावर दी गई है। आगे इसमें मृत्युदंड के मामले में, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास कुछ ऐसी पावर भी है, जैसे कि मृत्युदंड के मामले में कुछ सज़ा दे दी गई है, उनकी जो मृत्यु की जो सज़ा है उसको भी माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के भी इसमें प्रावधान है। तो प्रेसिडेंट की इतनी पावर है। आगे इसमें लिखा है कि राष्ट्राध्यक्ष अपनी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। और प्रेसिडेंट ने यदि कुछ फैसला ऐसे ले लिया है जो देश के खिलाफ हुआ, या फिर ऐसा हुआ कि जिससे कि जो प्रेसिडेंट जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति की आलोचना जनता कर रही है, तो इस चीज़ से बचने के लिए मंत्रिपरिषद भी अपनी सलाह दे सकते हैं कि आपको ये फैसला ऐसे नहीं ऐसे देना है, और इसमें ये फैक्ट है और ये सच्चाई है, ठीक है ना, उस आधार पर अपना निर्णय लीजिए। तो ऐसे भी प्रेसिडेंट अपना फैसला ले सकते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे आपातकालीन शक्तियाँ। प्रेसिडेंट की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आर्टिकल 352 से 360 में दी गई है, और ये 3 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, और 3 प्रकार की परिस्थितियों में इन आर्टिकलों का यूज किया जाता है, जैसे कि युद्ध या बाह्य आक्रमण, यह सशक्त विद्रोह से उत्पन्न आपात, ठीक है। यदि किसी पड़ोसी देश ने या दूर जो विदेशों ने भारत पर आक्रमण कर दिया है, ठीक है ना, तो उस संबंध में भी आर्टिकल 352 का प्रयोग करके आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, और वो युद्ध की घोषणा भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं। आगे हैं राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न होने वाला आपात। इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि एक राज्य में चुनाव हुए और किसी भी दल की सरकार नहीं बनती है,
वहाँ पर त्रिशंकु विधानसभा आ जाती है, मतलब कि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत ना मिलना, ठीक है, इसी को बोलते हैं त्रिशंकु विधानसभा। तो ऐसी स्थिति में प्रेसिडेंट वहाँ पर राष्ट्र अध्यक्ष का जो शासन है वो लगा सकते हैं। फिर 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। यदि कोई सरकार बना देता है तो जो प्रोसेस होता है उसके तहत उनको सरकार के लिए चुन लिया जाता है, ठीक है। यदि नहीं बनती है तो 6 महीने के अंदर अंदर वहाँ पर चुनाव की भी संभावना बन जाती है, मतलब कि चुनाव भी दोबारा कंडक्ट कराने पड़ते हैं। ऐसी प्रेसिडेंट की भी पावर है, ठीक है। जो भी कंट्रोल होगा वो प्रेसिडेंट के अंडर में होगा। तो ऐसी भी इसमें पावर है। दूसरा, जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, इनके ऊपर भी जो प्रेसिडेंट की ही पावर होती है। जो प्रशासनिक अधिकारी जो बैठते हैं यूनियन टेरिटरी में, ये जो प्रेसिडेंट होते हैं उनसे ही आदेशित होते हैं, उनके ही आदेशों को फॉलो करते हैं। तो वहाँ पर डायरेक्ट शासन प्रेसिडेंट का ही होता है। अब हम आगे देखते हैं कि वित्तीय आपात, अगर देश में किस तरह की वित्तीय आपात आ जाती है तो उस संबंध में आर्टिकल 360 का प्रयोग करके प्रेसिडेंट देश में वित्तीय आपात की भी घोषणा कर सकते हैं। तो अब हमने इसमें जो प्रेसिडेंट हैं उनकी शक्तियों के बारे में आज पढ़ा है कि प्रेसिडेंट की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। बहुत सी चीज़ें रह गई है इसमें। मैंने इसको वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए इसको किया था। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अभी छूट गई है, हमने इसको पूरा नहीं कर पाए हैं। फिर भी इसको मैं आगे के लिए भी बना सकता हूँ। इसमें बहुत ही डिटेल में भी इसको पढ़ाया जा सकता है कि एक एक अनुच्छेद के बारे में, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं फुल डिटेल में, वो भी मैं आगे ला सकता हूँ। मैंने एक तरह से एक रिव्यू को दे दिया है आपको, जिससे कि आपको प्रेसिडेंट की शक्तियों के बारे में जानकारी हो। ऐसी ही मेरी वीडियो को देखते रहना, आगे की मैं भी ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। आज के लिए मैं इतना ही वीडियो को समाप्त करता हूँ और आपको सभी को जय भारत, जय संविधान।